बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्या था? ऐसी क्वांटिटीज जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। The vector product of two vector A and B is a vector which is defined as the vector product of two vector A and B। कि जब अब हम क्या करते हैं कि वेक्टर A एंड वेक्टर B को का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वो आपके पास होता है A क्रॉस B इक्वल है AB साइन थीटा, और यहाँ पे जो n के ऊपर हेड है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट टॉपिक में हमने यहाँ पे डॉट डिस्कस किया था, इस वजह से उसको हमने A डॉट B कहा था, और यहाँ पे क्रॉस है तो इस वजह से हमने इसको A क्रॉस B कहा है, और इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और A क्रॉस B आपके पास इक्वल है AB साइन थीटा के। लास्ट टॉपिक में A डॉट B आपके पास इक्वल था AB कोस थीटा के। अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की गई है और वो है आपके पास यूनिट वेक्टर। और ये चीज याद रख लो कि यूनिट वेक्टर आपका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए शो किया जाता है। जैसा कि x को रिप्रेजेंट करने के लिए हम i यूनिट वेक्टर को शो करते थे, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए j एज अ यूनिट वेक्टर शो करते थे, और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए k यूनिट वेक्टर को शो करते थे। तो इट्स मीन कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए शो किया जाता है। यहाँ पे अब आपके पास ये जो n है ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी डायरेक्शन को? इन दो वेक्टर के प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन आएगी उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। वेयर n हेड इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। कि n आपके पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और किस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है? जिस प्लेन पे आपके पास दो वेक्टर A एंड B होते हैं। मतलब आपके पास एक प्लेन, उस पे दो वेक्टर A एंड B, और उन दो वेक्टर पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा और उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। क्वेश्चन इसमें यह आता है कि हम किस तरह से दो वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो दो वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, दो वेक्टर A एंड B, और A और B वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है? थीटा। अब मैंने A और B वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो राइट हैंड रूल का सहारा लूँगा। अब वो किस तरह से हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते हैं कि आपने अपनी फिंगर को एंगल की डायरेक्शन में रोटेट करना है, जैसे एक मुट्ठी बंद करते हैं। अगर आप अपनी फिंगर्स को एंगल की डायरेक्शन में रोटेट करोगे और जो आपके पास थंब होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उन दो वेक्टर के प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। तो अब यहाँ पे देखो कि एक प्लेन पे दो वेक्टर A एंड B, अब आपने राइट हैंड रूल के मुताबिक उसकी डायरेक्शन फाइंड की तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन पे आ रही है जो कि इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हम दो वेक्टर की डायरेक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। फॉर दैट पर्पस प्लेस टुगेदर द टेल ऑफ वेक्टर A एंड B टू डिफाइन द प्लेन ऑफ अ वेक्टर A एंड B। अब उसने बताया है कि राइट हैंड रूल की मदद से हम उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमने फाइंड करनी है दो वेक्टर की डायरेक्शन को तो वो कहता है कि दो वेक्टरों की टेल को आपने आपस में कोइंसाइड कर देना है, मिला देना है, जो कि डिफाइन कर रहा होता है प्लेन ऑफ अ वेक्टर A एंड B, जो कि इस वेक्टर की प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह से हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर आप अपनी फिंगर को इस एंगल में रोटेट करवाओ तो यहाँ पे देखो, जब ए से आप बी की तरफ अपनी फिंगर को रोटेट करोगे तो थंब आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जा रहे हो तो अपनी फिंगर को वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ रोटेट करवाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा। इस केस में जो आपके पास डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर की वो अपवर्ड होती है। अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो आप देखो, जब आप बी क्रॉस ए करते हो तब थंब की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, तब जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बी क्रॉस ए होगा। तो इट्स मीन कि अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड थी तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो इस वजह से दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। अब यहाँ पे ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन सिर्फ ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, खुसूसियात क्या क्या होती हैं। नंबर 1, since A cross B is not the same as B cross A, the cross product is not commutative। कि A क्रॉस B आपका B क्रॉस A के इक्वल नहीं है तो इस वजह से ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करता। जबकि डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि A डॉट B इक्वल है B डॉट A के और वो आपके पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट आपका कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। Number 2, the cross product of two perpendicular vector has maximum magnitude A cross B इक्वल है AB sin 90 and unit vector इक्वल है AB and unit vector। अब वो कह रहा है कि जब दो वेक्टर आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि दोनों वेक्टर आपके पास 90 का एंगल बना रहे होते हैं। जब वो 90 का एंगल बना रहे होते हैं तो तब जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मैक्सिमम होगा। तो देखो ए क्रॉस बी इक्वल है ए बी साइन 90, तो साइन 90 आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो आंसर आया ए बी एंड यूनिट वेक्टर। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, सिंस देयर फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यूनिट वेक्टर के केस को डिस्कस करूं तो उसमें क्या था कि जब हमने ए क्रॉस बी लिया था और राइट हैंड रूल को यूज़ किया था, यहाँ पे उसने राइट हैंड सिस्टम से मुराद ये है कि राइट हैंड रूल को इस्तेमाल कर रहे हो तो ए और बी के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर था जो कि उन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर था। तो यहाँ पे उसने यही कहा है कि जब आप यूनिट वेक्टर को शो करते हो, जो थर्ड वेक्टर होता है राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। अब इसका क्या मतलब है कि दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा कि अगर दो वेक्टरों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट एक थर्ड वेक्टर आएगा, उसकी भी डायरेक्शन होगी और उसका भी मैग्नीट्यूड होगा। अब यहाँ पे देखो आई क्रॉस जे इक्वल है के के और जे क्रॉस के इक्वल है आई के और के क्रॉस आई इक्वल है जे के। मतलब आपने दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट एक थर्ड वेक्टर आया। आई क्रॉस जे इक्वल है के। इसी तरह से जे क्रॉस के लिया तो रिजल्टेंट आपके पास आई यूनिट वेक्टर आया। तो इसी तरह से k क्रॉस i को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास j यूनिट वेक्टर आया। अगर मैं इसके ऑपोजिट चलूं तो j क्रॉस i करूं तो आंसर माइनस k क्रॉस j करूं तो माइनस i और i क्रॉस k करूं तो माइनस j। अब बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि माइनस हमने कब लगाना है और माइनस हमने कब नहीं लगाना। जैसा कि i क्रॉस j करोगे तो इसके साथ k पॉजिटिव है, यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव है। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्राम का सहारा लेते हैं। आपने क्या करना है, i j k को एक सर्कल में इस तरह से अरेंज कर लेना है। जब आप इसको इस तरह से अरेंज कर लोगे तो इसको मेमोराइज करने के, इसके साइन को मेमोराइज करने के लिए आप इस रूल को यूज़ करते हो। अब ये रूल क्या है, वो ये है कि जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करोगे तो तब जो जो उसकी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करोगे तो उसकी वैल्यू माइनस आएगी।
अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करने से क्या मुराद है, जब आप आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, के आएगा, तो वो पॉजिटिव होगा। जब आप जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, आई आएगा, तो वो पॉजिटिव होगा। जब आप के और आई का प्रोडक्ट लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जे आएगा, तो वो पॉजिटिव होगा। और ये आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी रोटेशन कर रहे थे। अगर आप इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी रोटेशन करो तो तब इसके साथ जो साइन आते हैं वो माइनस के आते हैं। फॉर एग्जांपल जे क्रॉस आई आपके पास इक्वल होगा माइनस के, क्योंकि अब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो। आई क्रॉस के करोगे तो आंसर आएगा माइनस जे के, और के क्रॉस जे करोगे तो आंसर आएगा माइनस आई के। तो इस तरह से आप इनके साइन को भी मेमोराइज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल को मद्देनजर रखते हुए। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर बिकॉज फॉर सच वेक्टर थीटा इक्वल टू 0 और 180, कि जब आपके पास दो वेक्टर पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हो। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो तब उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा। जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तो तब उनके दरमियान जो एंगल होगा 180 होगा। वो कहता है कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखो, ए क्रॉस बी इक्वल है ए बी साइन 0। जब आप साइन 0 को सोल्व करोगे तो आंसर 0, तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस वजह से ए क्रॉस बी आपके पास इक्वल है 0 के। इसी तरह से जब ए क्रॉस बी आप ए बी साइन 180 करोगे तो तब भी उसका आंसर 0 ही आएगा। और इसी तरह से जब आप सेल्फ प्रोडक्ट लोगे उसी वेक्टर को, जब उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि उन दो वेक्टर के दरमियान भी एंगल 0 ही होता है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर के केस की बात करूं तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल है 0 के। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज। अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डॉट प्रोडक्ट को जब वेक्टरों को मल्टीप्लाई किया था उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ, तो इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम वेक्टर के उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप उनके वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। इसमें भी आप वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट को तीनों वेक्टरों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट के तीनों वेक्टरों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और वेक्टर ए के जी कंपोनेंट को इन तीनों वेक्टरों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बारी बारी हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। ए एक्स को जब आपने इन तीनों वेक्टरों के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आया ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी वाई जे क्रॉस जे, ए एक्स बी जी आई क्रॉस के। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के y कंपोनेंट को वेक्टर b के तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर a के z कंपोनेंट को इन तीनों वेक्टरों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, ए जी बी वाई के क्रॉस जे, ए जी बी जी के क्रॉस के। अब हम इस जगह पे प्रॉपर्टीज लगाएंगे जो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। तो सबसे पहले देखो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है ये सारी की सारी चीज़ 0 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से जे क्रॉस जे वाली भी सारी की सारी क्वांटिटी इक्वल टू 0 हो जाएगी, और इसी तरह से के वाली भी सारी की सारी क्वांटिटी इक्वल टू 0 हो जाएगी। और उसके बाद हमने आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस आई और के क्रॉस जे का अभी क्रॉस प्रोडक्ट पीछे करके आए हैं। तो हमें पता है कि जब मैं दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट एक थर्ड वेक्टर आएगा। तो इसी तरह से जब मैं आई क्रॉस जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर के आएगा, आई क्रॉस के को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर माइनस जे आएगा, जे क्रॉस आई को करूंगा तो माइनस के आएगा, क्योंकि अब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो जे क्रॉस के करूंगा तो आई आएगा, के क्रॉस आई करूंगा तो जे आएगा, के क्रॉस जे करूंगा तो माइनस आई, इसका आंसर आएगा। अब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बची थी वो क्या थी, ए एक्स बी वाई के,
ए वाई बी जी जे, ए वाई बी एक्स के, ए वाई बी जी आई, ए जी बी एक्स जे और ए जी बी वाई आई। अब मैं इसमें क्या करूँगा, तो जो सेम क्वांटिटीज़ हैं उनको इकट्ठी करके कॉमन निकाल लूँगा। तो मैंने क्या किया, ए वाई बी जी आई और ए जी बी जी को कंबाइन कर लिया और आई को कॉमन निकाल लिया। इसी तरह से आपने क्या किया, ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी को कंबाइन करके जे को कॉमन निकाल लिया। इसी तरह से के वाली क्वांटिटीज़ को भी कंबाइन करके के को कॉमन निकाल लिया। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी का। जब आप ए क्रॉस बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये फाइनल आंसर आता है। अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप एक और रूल भी इस्तेमाल करते हो। वो कौन सा रूल है? द रिजल्टेंट ऑब्टेन कैन बी एक्सप्रेस फॉर मेमोरी इन डिटर्मिनेंट फॉर्म एज बिलो। और अगर आपने इसी चीज़ को मेमोराइज कर रखना है कि आप जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसका आंसर ये आएगा, तो इसको करने के लिए आप डिटर्मिनेंट भी सोल्व करते हो। कैसे? ए क्रॉस बी, डिटर्मिनेंट का सिंबल आप लगाते हो, जो उसकी रो होगी वहाँ पे हम उसके यूनिट वेक्टर लिख देंगे आई जे एंड के। तो आई के नीचे ए एक्स, वाई जे के नीचे ए वाई ए जी वेक्टर आप लिख दोगे। और इसी तरह से थर्ड में बी एक्स बी वाई एंड बी जी वेक्टर लिख दोगे। ये दो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को लिखने का तरीका है। अब आपने मैथ में डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका देखा होगा, तो इस डिटर्मिनेंट को आप सेम टू सेम सोल्व करोगे तो आपका आंसर सेम ऊपर वाला ही आएगा। तो मतलब आप दोनों में से जो सा मेथड आपको इजी लगता है उसको यूज़ करते हुए आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का आंसर फाइंड कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट का। The magnitude of A cross B is equal to the area of parallelogram formed with A and B as two adjacent side। अगर आप A क्रॉस B सोल्व करते हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है। आपके पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिखाई हुई है, इसकी 4 साइड्स होंगी। किसी भी 2 साइड को मल्टीप्लाई करोगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो इस पैरेललोग्राम का आप एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग ए क्रॉस बी। तो ये थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक ए क्रॉस बी की। अब हम देखते हैं कि इससे क्या मतलब कि जब हम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, व्हेन अ फोर्स F is applied on a rigid body at a point whose position vector is r from a point of axis about which the body rotate, then the turning effect of force called the torque is given by the vector प्रोडक्ट ऑफ R एंड F। अब देखो वो कह रहा है कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है जिस पे आपने फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी रोटेट करना शुरू हुई। जब बॉडी में रोटेशन आई है तो इसको हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं और कॉल द टॉर्क, इसको टॉर्क से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टॉर्क आपके पास इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ R एंड F। तो टॉर्क आपके पास इक्वल होगा F क्रॉस R के। तो टॉर्क भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब आपकी एक बॉडी रोटेट कर रही होती है इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी। तो इसी तरह से जब आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट भी आपके पास एक वेक्टर आया, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरी एग्जांपल इसकी, द फोर्स ऑन अ particle of charge q and the velocity v in a magnetic field of strength b is given by vector product। कि अगर आपके पास एक चार्ज q है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी आपके पास एक वेक्टर प्रोडक्ट ही आएगा। f आपके पास इक्वल है q v क्रॉस b के। q आपके पास चार्ज, v क्रॉस b के दरमियान जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो रिजल्टेंट भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आई और फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।